मेरा नाम अनुपमा है। मुझको ईश्वर ने इतने गुणों और संस्कारों के बाद एक कमी के साथ इस संसार में भेजा था, और वो कमी थी मेरा सांवला रंग, जो हर जगह मुझे मेरी कमी का अनुभव कराता था। राजवीर के पिताजी ने मुझे अपने एक दोस्त के बेटे के विवाह समारोह में देखा था। मेरा काम के प्रति लगाव और उदार स्वभाव उनके मन को भा गया, और उन्होंने मुझे अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। घर में उनके फैसले की अवहेलना करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी, और परिणाम स्वरूप मैं राजवीर की दुल्हन बनकर उनके घर में आ गई। घर में ससुर जी के अलावा सास सुमित्रा और ननद राधिका थी, जो बहुत ही सुंदर थी। सास और ननद दोनों ही मेरे सांवले रंग के कारण मुझे पसंद नहीं करती थी, और अक्सर ही मुझ पर कटाक्ष किया करती थी। मैंने भी हालात से समझौता कर अपनी सांवली रंगत को अपनी कमजोरी ही मान लिया था, और इसकी भरपाई मैंने सबकी गुलामी बजाकर की थी। एकमात्र ससुर जी ही थे जो मेरे गुणों की सराहना करते थे और मुझे समझते भी थे, लेकिन उनके देहांत के साथ ही स्नेह का वो सेतु भी टूट गया। अब तो सासू माँ भी नहीं रहीं, लेकिन आज भी मेरी ननद यदा कदा आकर मेरे सांवलेपन का एहसास तो करा ही जाती है। मैं अपने ख्यालों में इस कदर खो गई थी कि मुझे ये आभास ही नहीं हुआ कि कब राजवीर मेरे पास आकर खड़े हो गए। अनुपमा, जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं एकदम से सकपका गई, कुछ बोल ही नहीं सकी। मैंने चुपचाप टेबल पर नाश्ता लगा दिया। राजवीर नाश्ता करने के बाद बोले, अनुपमा, मैंने राधिका दीदी और दीप्ति को फ़ोन कर दिया है, सब लोग शाम तक आ जाएंगे। रात के खाने में सबकी पसंद की एक एक डिश बनवा देना। तुम्हें तो सबकी पसंद मालूम ही है। राजवीर आदेश उछालकर अपने ऑफिस चले गए। मैं मन ही मन सोचने लगी, बस दूसरों की पसंद का ही तो ध्यान रखती आई हूँ मैं। अपनी पसंद तो मैं इतने वर्षों में भूल ही चुकी हूँ। खैर, आज मैं अपना मूड नहीं खराब करूँगी। फिलहाल मैं अपने बेटे कार्तिक की पसंद का नाश्ता खुद बनाऊँगी। 2 साल लंदन में रहकर आया है। कार्तिक को दिल्ली से बीटेक करने के बाद लंदन में एमबीए करने का मौका मिला था, तो कलेजे पर पत्थर रखकर मैंने उसे जाने की अनुमति दे दी थी। मन में हमेशा संशय के बादल घुमड़ते रहते थे। क्या पता पढ़ाई पूरी करने के बाद कार्तिक को वहाँ जॉब का ऑफर मिले, तो वो वहीं बसने का फैसला कर ले और फिर किसी विदेशी लड़की से शादी करके। बस इसके आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पाती थी मैं। मेरे रिश्तेदार और जान पहचान के लोग भी कभी कभी इस तरह की बातें छोड़कर मेरी धड़कनें बढ़ाते रहते थे। अब इकलौते बेटे से ही तो उसकी सारी उम्मीदें जुड़ी थी। मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती रहती कि मेरा कार्तिक अपनी ज़मीन और अपने संस्कारों से हमेशा जुड़ा रहे। मेरी दुआ रंग लाई। मेरे दिए संस्कार और प्यार की बदौलत ही कार्तिक ने लंदन में मिल रहे जॉब के ऑफ़र को ठुकरा दिया और दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में मिले ऑफ़र को स्वीकार कर लिया। लंदन से वापस आते ही उसने वो कंपनी ज्वाइन कर ली। मात्र 2 महीने ही तो हुए थे उसे वापस आए, लेकिन लड़की वालों की लाइन लग गई। एक से बढ़कर एक बड़े घर से रिश्ते और लड़कियों के फोटोग्राफ और बायोडाटा आने लगे थे। अब शादी तो करनी ही थी उसकी, लेकिन निर्णय लेना कठिन हो गया था। मुझको जो लड़की पसंद आई थी, इत्तेफाक से वो ज़्यादा गोरी तो नहीं थी, पर उसका रंग मेरे मुकाबले बहुत उजला था और वो पहनावे से भी मध्यम वर्गीय परिवार से लग रही थी। मैंने अपनी एक सहेली से लड़की और उसके परिवार के विषय में पता करवाया था, और उसकी दी जानकारी के अनुसार लड़की सुंदर, संस्कारी और जिम्मेदारी समझने वाली और परिवार को जोड़ने में विश्वास रखने वाली, बड़ों का आदर सत्कार करने वाली थी। मैं तो चमक दमक छोड़कर उसे ही अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन मेरा निर्णय कोई मायने नहीं रखता था। इसीलिए तो राजवीर ने अपनी बहन और बेटी को बुलाया था। लेकिन कार्तिक मेरी मना स्थिति को अच्छे से समझता था, और उसने मुझको कई बार रागिनी की तस्वीर को बड़े प्यार से निहारते हुए देखा था और मेरी बातें भी सुनी थी। इसीलिए वो मन ही मन कोई निर्णय कर चुका था। आज कार्तिक की शनिवार की छुट्टी थी।
वो शनिवार और रविवार को देर तक सोता रहता है। आज मैं उसके लिए उसकी पसंद के गोभी और पनीर के पराठे और धनिया पुदीना की चटनी बनाने वाली थी। सारी तैयारी करके मैंने जाकर देखा तो वो अभी भी सो रहा था। मैं फिर से लड़कियों के फ़ोटो लेकर बैठ गई और बड़ी हसरत से एक एक फ़ोटो देखने लगी। मुझे अच्छी तरह पता था कि फ़ैसला लेना तो दूर की बात रही, दोनों बुआ भतीजी के आने के बाद उसे तस्वीरें देखना भी नसीब नहीं होगा। अपनी सास और ननद से मिली उपेक्षा का दंश तो मैं ससुराल में पहले दिन से ही झेलती आई थी। ये तो एक इत्तेफाक ही था कि उसके ससुर ने अपने दोस्त की सावली सलोनी पुत्री को अपने इकलौते बेटे के लिए पसंद कर लिया था। दरअसल उन्होंने मेरे रंग की बजाय मेरे गुणों को देखा था, लेकिन मेरा सांवला रंग मेरे सारे गुणों पर भारी पड़ गया। राजवीर भी अपनी माँ और बहनों की तरह बिल्कुल गोरे चिट्टे थे और गोरे लड़के की सावली पत्नी उन लोगों के गले नहीं उतर रही थी। पर यह भी सच है कि राजवीर ने कभी मुझ पर कटाक्ष नहीं किया, लेकिन उनकी माँ बहनों ने जो जख्म मुझको दिए वे मेरा मरहम भी कभी नहीं बन सके। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि दोनों बच्चे गोरे पैदा हुए। बेटे के जन्म के बाद मैं अभी उसे मुग्ध भाव से निहारी रही थी कि राधिका की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। अच्छा हुआ ये भैया पर गया है, वरना हमारा खानदान ही काला हो जाता। मेरा हृदय छलनी होकर रह गया। फिर बेटी के जन्म के समय भी कुछ ऐसा ही सुनने को मिला था। इस बार मुझे आहत करने वाली उसकी सास थी। चलो अच्छा हुआ कि लड़की हमारे जैसी है, वरना अनुपमा की तरह होती तो इसका रिश्ता तय करने में राजवीर के जूते घिस जाते। मैंने सारा दर्द अंदर ही समेट लिया और अपने खूबसूरत बच्चों की परवरिश में व्यस्त हो गई। मैंने हालात से समझौता कर अपनी सांवली रंगत को अपनी कमजोरी ही मान लिया था और इसकी भरपाई उसने सबकी गुलामी बजाकर की थी। 4 बजे राधिका दीदी अपने पति के साथ आ गईं। आते ही फरमाइश शुरू हो गई, अनुपमा पहले हमें बढ़िया सी कॉफ़ी पिला दो। और 5 बजे बेटी दीप्ति अपने पति और बच्चों के साथ पहुंच गई। राजवीर भी ऑफिस से आ गए थे। सभी लोग आराम से ड्राइंग रूम में बैठकर स्नैक्स और कॉफ़ी का लुत्फ़ उठा रहे थे और लड़कियों के फोटोग्राफ्स और बायोडाटा पर खुलकर चर्चा हो रही थी। बस मैं ही थी जो मूक दर्शक बनी बैठी थी। अच्छा हुआ राजवीर जो तुमने हमारे पापा की तरह कार्तिक के लिए कोई ऐसी वैसी लड़की पसंद नहीं की, राधिका दीदी राजवीर से कह रही थी। हाँ भैया, जिस तरह से पापा ने भाभी को आपके ऊपर थोप दिया था वो तो आप ही थे जो इनके साथ एडजस्ट कर लिया, वरना आजकल के लड़के तो खुद से जरा भी 19-20 लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनके कमेंट से आहत मैं अभी संभलने की कोशिश कर ही रही थी कि इतने में ही दीप्ति बोल पड़ी। हाँ पापा, मेरे भैया इतने हैंडसम है, इनके लिए तो चांद सी भाभी लानी होगी। मुझको लगा कि किसी ने मेरे कानों में पिघलता हुआ शीशा उड़ेल दिया हो। ननद तो पराई है, लेकिन अपनी कोखजई बेटी, वो उसे हैरानी से देखती रह गई। कहते हैं बेटियां माँ का दुख दर्द समझती हैं, लेकिन दीप्ति ने कभी अपनी माँ की कद्र नहीं की। अपने रंग रूप के घमंड में चूर हमेशा माँ का दिल ही दुखाती रही है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आंसुओं को बहने से रोका। राजवीर बोले, फोटो में तो सभी लड़कियां अच्छी दिख रही हैं। तुम लोगों को जो लड़की सबसे अच्छी लग रही हो उसे कल ही देखने का प्रोग्राम बना लेते हैं। हमें तो अब जल्दी से कार्तिक की शादी कर डालनी है। तभी राधिका के पति हंसकर बोले, हम लोगों की पसंद नापसंद से क्या करना है, शादी तो कार्तिक की होनी है, लड़की भी उसी की पसंद की होनी चाहिए। हाँ कार्तिक, तुम बताओ इन तस्वीरों में से तुम्हें कौन सी लड़की सबसे ज़्यादा पसंद है? राधिका दीदी ने कार्तिक से पूछा। बुआ, सच तो ये है कि मुझे इनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं है, कार्तिक ने बेबाकी से कहा तो सभी हैरान रह गए। मुझको भी ये सुनकर एक झटका सा लगा कि शायद कार्तिक ने खुद के लिए कोई लड़की पसंद की हो। मैं इस बात से अनजान थी कि कार्तिक मुझे कई बार रागिनी की तस्वीर देखते हुए देख चुका था
और अपनी माँ के मन की इच्छा को भी समझ गया था। कार्तिक के मन से अनजान मैंने सोचा कि सबके जाने के बाद अकेले में कार्तिक से बात करूंगी और उसकी जो भी पसंद होगी राजवीर से स्वीकार करने का अनुरोध जरूर करूंगी। कमरे में एक चुप्पी सी छा गई थी। उस चुप्पी को तोड़ा दीप्ति ने। भैया, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आपने किसी लड़की को पसंद कर लिया है। अब तो हमें बता दीजिए कि वो कौन है। नहीं दीप्ति, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं लव मैरिज में विश्वास नहीं करता। शादी तो मैं घर वालों की पसंद से ही करूँगा। कार्तिक जल्दी से बोल पड़ा। दीप्ति के पति से रहा नहीं गया। भैया, तो फिर इतनी सुंदर तस्वीरों में से आपको कोई भी पसंद क्यों नहीं आ रही है? आखिर कैसी लड़की चाहिए आपको, बताऊं? कार्तिक इतना कहकर मेरे गले में बाहें डालकर झूल गया। क्योंकि कोई भी लड़की मेरी माँ जैसी नहीं है। व्हाट नॉनसेंस! क्या बेवकूफ़ों जैसी बात कर रहा है कार्तिक? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? राधिका लगभग डांटने वाले अंदाज में बोली। नहीं बुआ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मुझे अपनी माँ जैसी लड़की चाहिए। और हाँ, मेरी माँ जिस लड़की को पसंद करेगी वही लड़की मुझे भी पसंद होगी। कार्तिक ने ऐलान कर दिया। अपने रूप के मद में चूर राधिका और दीप्ति उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई अजूबा हो। उनके गोरे गोरे मुखड़े बिल्कुल स्याह पड़ गए। तभी एकदम से सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए राधिका मेरी तरफ घूरते हुए बोली, जाओ अनुपमा, हमें भी तुम्हारी पसंद की हुई लड़की की तस्वीर लाकर दिखाओ। मैं दौड़ते हुए कमरे से एक तस्वीर लेकर बाहर आई और वो तस्वीर राधिका के हाथों में थमा दी। तस्वीर को देखते ही राधिका बोली, क्या सच में इतनी सुंदर लड़कियों में से तुम्हें एक यही लड़की पसंद आई है? मेरे हीरो जैसे भतीजे के लिए। और लड़की है भी कितनी सावली, और इसके कपड़े देखो कितने साधारण है। कौन से मोहल्ले से उठा लाई ये फ़ोटो अनुपमा? ऐसी बात नहीं है दीदी, लड़कियां तो सभी अच्छी हैं, लेकिन रागिनी की सादगी मुझे बहुत भाई है और मैंने मेरी सहेली से पता करवाया है। घर परिवार काफ़ी अच्छा है, पढ़े लिखे साधारण सच्चे सरल लोग हैं। लड़की भी MSc केमिस्ट्री से करी हुई है। राधिका अपनी आंखें तरेड़ते हुए बोली, ये काली लड़की पसंद करी है तुमने अपने इतने सुंदर बेटे के लिए, और ऊपर से परिवार भी मध्यम वर्गीय। क्या कहने हैं अनुपमा तुम्हारे? राधिका ने बेमन से सामने रखी तस्वीरें उठाई और उनमें से कुछ तस्वीरें जो मेकअप से लिपे पुते थे पसंद कर अलग रख दिए और बोली, तुम्हें ये फ़ोटो पसंद नहीं आई? तुम्हें वो तुम्हारी तरह ही काली कलूटी लड़की ही पसंद आई? अनुपमा, क्या जादू किया है तुमने कार्तिक पर जो वो तुम्हारे इतने गुण गा रहा है? और तो और तुम्हारे पसंद की काली कलूटी लड़की से शादी करने के लिए भी तैयार है। बात बढ़ती देख कार्तिक बीच में बोल उठा, मम्मी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि मैं रागिनी से मिल चुका हूँ। बुआ जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुल्हन वही है जो पिया मन भाए, और मुझे रागिनी बेहद पसंद है। इतना कहकर कार्तिक बीते कुछ दिनों में चला गया। जब वो उससे मार्केट में टकराया था, वो सड़क किनारे बैठे कुछ गरीब बच्चों को खाने का सामान बांट रही थी। उसका चेहरा देखकर कार्तिक देखता ही रह गया। सावले रंग पर हल्का गुलाबी शिफॉन का सूट और खुले लंबे बाल, आंखों में झीना सा काजल और चेहरे पर सौम्य मुस्कान लिए रागिनी को देखकर कार्तिक अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था। वो सोचने लगा कि सांवला रंग कितना प्यारा होता है, बस देखने वाले की नज़र खूबसूरत होनी चाहिए। क्या तुम मुझसे मिल भी चुके हो? राधिका की तेज आवाज़ पर कार्तिक अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और उसने बाकी लोगों को भी एक नज़र डालते हुए राधिका के सवाल का जवाब देते हुए कहा, जी बुआ जी, मैं उससे मिल चुका हूँ। बहुत ही सुंदर, नेक दिल और संस्कारों वाली लड़की है, और उसका सांवला रंग कोई अभिशाप तो नहीं है और मेरा रंग कोई वरदान तो नहीं है जो सिर्फ सांवला होने के कारण आप उसे रिजेक्ट कर रही हैं। क्या शादी करने के लिए रंग इतना महत्वपूर्ण होता है कि लड़की की सारी योग्यता कुशलता
उसके आगे बेईमानी होती है। बचपन से देखता आ रहा हूँ, मम्मी कितनी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, केयरिंग हैं, घर में सबका कितना ख्याल रखती हैं। किसी ने उनके साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, मम्मी ने फिर भी हर रिश्ते को सम्मान दिया है। इस घर परिवार के प्रति अपनी हर जिम्मेदारी को निभाने में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन उन्हें इस घर में ना तो कभी प्यार मिला है और ना ही सम्मान मिला है। किसी बात में, किसी काम में उनकी राय कभी कोई मायने नहीं रखती। और पापा, आप ही बताइए कि क्या मम्मी ने आपके प्रति कभी कोई लापरवाही की है? हर समय आपके और आपके कामों के लिए तैयार खड़ी रहती हैं, लेकिन आप कभी उनके साथ खड़े नहीं हो पाए। और जब आप पति होकर उनका सम्मान नहीं कर पाए, तो बाकी लोगों से तो उम्मीद ही करना गलत है। फिर जब मुझे अपनी माँ की पसंद की हुई लड़की से कोई ऐतराज नहीं है, तो आप लोग क्यों मना कर रहे हैं? मुझे ना तो अपनी माँ के रंग से कोई ऐतराज है और ना ही होने वाली पत्नी के। मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं रागिनी से ही शादी करूँगा। कार्तिक की बातें सुनकर राजवीर को भी खुद पर ग्लानि हो आई थी और बहन दीप्ति ने भी शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उन्होंने झुके हुए सर के साथ ही इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दे दी थी। बाप बेटी की सहमति पर राधिका और ज़्यादा नाराज हो गई और भड़कते हुए बोली, तुम लोगों की तो मति फिर गई है, जो मन में आए वो करो। मैं तो अपने राकेश के लिए चांद सी गोरी दुल्हन लाऊंगी। कहकर वो तुनकती हुई चली गई। मेरी ननद राधिका इसी शहर में रहती थी, इकलौती ननद थी, सब उसको मानते भी बहुत थे। वो भी बस मेरे अलावा सब पर जान छिड़कती थी। आज तक सारे काम उनसे पूछकर उनकी रजामंदी से ही होते थे, पर ये तो कार्तिक की जिंदगी का सवाल था। रागिनी के साथ जिंदगी तो उसको ही बितानी थी, इसीलिए उसके साथ कोई ज़बरदस्ती भी नहीं की जा सकती थी। रागिनी और कार्तिक का रिश्ता हो गया। सबने रागिनी को जब सामने से देखा तो पता चला वो तो बहुत ज़्यादा ही प्यारी थी अपनी फ़ोटो के मुकाबले। उसकी सांवली सी सूरत बेहद आकर्षक थी, जो एक बार देख ले मोहित हुए बिना ना रहे। सबके बदले व्यवहार और साथ के कारण मैंने एक एक चीज़ की खरीदारी बड़े चाव से करी। जिसने भी देखा वो यही कहता, लड़की के तो भाग्य ही खुल गए। शादी होने तक राधिका उखड़ी उखड़ी ही रही। शादी वाले दिन रागिनी इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा धरती पर उतर आई है। तीखे नैन, नक्श सांवला सलोना सा गोल चेहरा, पतले पतले होंठ और चेहरे पर ऐसा गजब का आकर्षण जो देखे देखता ही रह जाए। हम जैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही सब हमारे चेहरे से झलकता है। रागिनी अपने नाम के अनुरूप ही अपने व्यवहार से भी बहुत ही मधुर थी। जो उससे मिलता वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। साक्षात लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का स्वरूप थी रागिनी। परिवार में राधिका दीदी के अलावा हर कोई आज मेरी पसंद की और परख की दाद दे रहा था। वहीं कुछ लोग दबी जुबान से उसके सांवले रंग पर कटाक्ष करने से बाज नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने सबकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। मैं खुशी से सारा दिन झूमती और रागिनी की बलैया लेती रही। मैं बहुत खुश थी कि मेरे बेटे ने अपनी माँ की पसंद को न केवल अपनी सहमति दी, बल्कि उसे दिल की गहराइयों से अपनाया भी है। मेरे बेटे ने जो आज मुझे सम्मान दिया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं रागिनी को बिल्कुल बेटी की तरह प्यार करती और उसका ध्यान रखती थी। मैं नहीं चाहती थी कि सांवले रंग की वजह से जो दंश मैंने झेला है उसकी परछाई भी रागिनी पर पड़े। रागिनी जब तैयार होकर कहीं बाहर जाती तो मैं उसे अपने हाथों से कान के पीछे नज़र का टीका लगाती। मेरी बेटी को किसी की नज़र ना लगे। सब बहुत खुश थे सिवाय राधिका को छोड़कर। राधिका का बेटा राकेश भी शादी लायक था और राधिका ने ना घर देखा ना परिवार, और सबसे ज़रूरी लड़की की शिक्षा पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। बस लड़की गोरी चिट्ठी देखी और राकेश की शादी कर दी। जो भी लड़की देखता वो यही कहता,
कहाँ से ढूंढ कर लाई हो राधिका ये चांद का टुकड़ा। सबकी बातें सुनकर राधिका खूब इतराती और कहती, देख लो मेरी पसंद कितनी अच्छी है। कुछ लोगों ने तो दबी जुबान में ये भी कह दिया कि श्यामल राकेश को तो गोरी लड़की मिली और गोरे कार्तिक को काली बीबी। बहुत अच्छे से शादी संपन्न हो गई। चांद सी बहू पाकर राधिका फूली नहीं समा रही थी, पर बहुरानी तो बस चेहरे से ही सुंदर थी, अंदर से तो उतनी ही काली। पहले दिन ही 10 बजे सोकर उठी राधिका ने सोचा कि बच्ची है, शादी की रस्मों की वजह से थकान होगी शायद। राधिका ने बड़े प्यार से कहा, बेटा नेहा नहाकर थोड़ी भारी सी साड़ी पहन लेना, क्योंकि सब लोग मुंह दिखाई की रस्म अदायगी के लिए आएंगे। राधिका की बात सुनकर बहू बोली, मैं नहीं पहन सकती ये साड़ी वाड़ी, मैं तो कल लहंगा पहनकर ही बहुत थक गई हूँ। उसकी बात सुनकर राधिका ने सोचा, बच्ची है, अभी बात को क्या आगे बढ़ाना। जब मुंह दिखाई में सबने उसे सलवार सूट में देखा तो आंखों ही आंखों में सब लोगों ने बातें बना ली। नेहा ने ना किसी के पैर छुए ना किसी को नमस्ते ही की और आकर बस ऐसे ही बैठ गई। घूंघट तो आज के समय में कोई नहीं रखता, पर पहले दिन कुछ तो लाज शर्म होती है, लेकिन इन सब से नेहा का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। वो थोड़ी देर सबके साथ बैठी रही और मैं थक गई हूँ कहकर चली गई। राधिका ने भी सुबह से ऐसे ही बैठी है कहकर बात को टाल दिया, पर जैसे कस्तूरी की खुशबू नहीं छुपाई जा सकती, ठीक वैसे ही नीम की निबोली शहद कहकर नहीं परोसी जा सकती। पहले दिन ही सब समझ गए कि नेहा केवल देखने में ही गोरी और सुंदर है। बड़े बाप की बेटी होने का घमंड उसके व्यवहार में सबको झलकता है। पहली रसोई की रस्म के समय भी उसने रसोई घर में कोई काम ठीक से नहीं किया कि धुएं से मुझे एलर्जी हो जाएगी, मेरे हाथ खुरदरे हो जाएंगे बोलकर ना बर्तन साफ करती और ना ही घर की साफ सफाई में ही हाथ बटाती। बस सारा दिन टीवी देखना, फ़ोन चलाना, खाना खाना और मेकअप करना, बस उसका यही काम था। सारा दिन राधिका काम करती रहती, पर इससे नेहा को कोई मतलब नहीं था। एक दिन राधिका दीदी के पास मैंने फ़ोन किया, दीदी बहू क्या आई, आप तो हम सबको भूल ही गईं। तब से एक बार भी नहीं आई, लगता है बहू बहुत सेवा कर रही है, तभी आपको हमारी याद भी नहीं आई। ये सुनकर राधिका की आंखें भर आई। उसका मन किया कि वो रो दे, पर खुद पर काबू रखते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है अनुपमा। अच्छा चलो कल आती हूँ, मैं इंतज़ार करूँगी दीदी और रागिनी से कहकर आपकी पसंद की चीज़ें बनवाती हूँ। अगले दिन जैसे ही राधिका अपने मायके पहुँची तो मैं उनकी हालत देखकर ही दंग रह गई। दीदी ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना, आप तो हमेशा से ही अच्छे से सज संवर कर रहती थी, फिर ये सब क्या है, ना ढंग से साड़ी पहनी है ना ही बाल बनाए हैं। ऐसी स्थिति में तो आप कभी घर में भी नहीं रहती और आज आप अपने मायके में आ गईं। अरे भाई मैं अपने मायके ही तो आई हूँ। इतना कहकर राधिका चुप हो गई, पर आंखों से छलकता दर्द मुझसे छिप नहीं पाया। इतने में ही रागिनी अपने कमरे से बाहर निकल आई और बड़े प्यार से बुआ जी को नमस्ते कहकर राधिका के पैर छू लिए। आज राधिका ने भी रागिनी को ढेरों आशीर्वाद दे डाले। आज उसे एक नज़र ना भाने वाली काली कलूटी रागिनी बहुत प्यारी लग रही थी। मैं रागिनी सी बोली, बेटा फटाफट से चाय और समोसे बनाओ बुआ जी के लिए, उन्हें समोसे बहुत पसंद है, और एक काम करना, नाश्ता मेरे कमरे में ही ले आओ। मैं राधिका दीदी का हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली, चलो दीदी मेरे कमरे में चलो, वहीं बैठकर आराम से नाश्ता करेंगे। कमरे में बैठकर दोनों परिवारों की कुशल क्षेम पूछने लगी। तभी कुछ देर बाद रागिनी चाय समोसे लेकर आई। मैंने उससे कहा, अब तुम जाकर आराम करो, कोई ज़रूरत होगी तो मैं बुला लूँगी। तब तक हम ननद भाभी बैठकर आराम से नाश्ता करते हुए अपनी बातें करेंगे। मेरा इशारा पाकर रागिनी जी कहकर वापस कमरे में चली गई। मैं जानती थी कि रागिनी के सामने राधिका कभी भी अपने मन की व्यथा नहीं बताएगी। मैंने बड़े प्यार से पहले राधिका दीदी को नाश्ता कराया और फिर प्यार से उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली,
दीदी, क्या बात है? क्या आप मुझे अपने मन का दुख साझा करने लायक भी नहीं समझती? मेरा उसके लिए चिंता और प्यार देखकर राधिका ज़्यादा समय तक अपनी रुलाई नहीं रोक पाई और उन्होंने मेरे सामने नेहा का सारा कच्चा चिट्ठा सुना दिया और कहने लगी कि बहुत घमंड था मुझे चांद सी गोरी बहू लाई हूँ, पर मैं ये भूल ही गई थी कि चांद में तो भी दाग होता है। क्या करूँ? उसके रूप का कब तक बैठकर निहारूं उसको? ना कोई काम करती है, ना किसी बड़े छोटे की शर्म। अपने मायके का इतना घमंड भरा हुआ है कि तुम्हें क्या बताऊं। कुछ भी समझाने की कोशिश करो तो लड़ने और बहस करने लग जाती है। अभी तो 1 ही महीना हुआ है शादी को, अभी से उसका ये हाल है। राकेश तो पहले ही शादी के लिए तैयार नहीं था। वो तो उसको भी कुछ नहीं समझती। वो तो कहता रहा कि उसे तो कोई रागिनी जैसी ही लड़की चाहिए। कार्तिक के समझाने पर सबको उसकी बात समझ आ गई, लेकिन मेरी आंखों पर फिर भी पट्टी पड़ी रही। सांवले रंग के कारण ना तो मैं तुम्हें सम्मान दे पाई और ना ही रागिनी को। मेरी एक जिद ने मेरे राकेश की जिंदगी खराब कर दी अनुपमा, और वो जोर जोर से रोने लगी। राधिका की हालत देखकर मैंने उसको अपने गले से लगा लिया और बोली, दीदी अब तो तीर कमान से निकल चुका है। प्यार से नेहा को समझाओ या सही समय का इंतजार करो। शायद समय रहते उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए और कुछ अक्ल आ जाए। मैं आपको ताने नहीं दे रही हूँ। मैंने आपकी लाख नाराजगी के बाद भी आपसे कहा था, दीदी घर परिवार और लड़की की पढ़ाई लिखाई भी देख लो। पर आपने कहा था कि मुझे कौन सी नौकरी करवानी है। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नौकरी ही करवानी है, बल्कि हमारी सोच और व्यवहार में निखार आता है। अनुपमा, अब बस मैं क्या ही कहूँ। मेरी आंखों पर तो बस सुंदरता का चश्मा चढ़ा हुआ था। मैं भूल गई कि जिंदगी केवल सुंदरता के सहारे नहीं चलती। मन का सुंदर होना भी बहुत जरूरी है, पर अब सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं किया जा सकता। सूरत ही नहीं, सीरत भी उतनी ही जरूरी है। तुमने माँ, बाबूजी और हम सबका कितना ध्यान रखा है। राजवीर ने भी कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, फिर भी तुम उसका कितना सम्मान करती हो। तुम इस घर में केवल बाबूजी की पसंद की वजह से आई थी, लेकिन तुमने अपने परिवार को जोड़ कर रखने और रागिनी जैसी पढ़ी लिखी और समझदार बहू को पसंद कर मुझको अपनी समझदारी का लोहा मनवा दिया है। आज मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूँ और जो भी मैंने तुम्हारी अवहेलना की है, मैं उस पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत देर से समझ आया कि रंग रूप कोई मायने नहीं रखता। जीवन को जीने के लिए कुछ मायने रखता है तो वो है आपकी समझदारी और गुण। आज मैं भी तुम्हारे रंग को दरकिनार करते हुए तुम्हारी समझदारी की कायल हो गई हूँ। अब से मैं तुम्हारा कभी अपमान नहीं करूँगी, हमेशा सम्मान करूँगी तुम्हारा, क्योंकि तुम सम्मान के ही लायक हो। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।